कि अगर अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो विद्युत जो फ्लक्स होता है ना उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कल। विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से बटा क्या, अच्छा टेस्ट के लिए बोला था यार, अब आज तो रहने दो, कल देखते हैं। कल है ना मैं पेपर बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा, फिर आप लोग टेस्ट दे लेना है ना, कल दे देंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे बेटा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये आप लोगों को मैंने कल समझाया था। विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से व्यक्त करते हैं और फाई बराबर होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो बिंदु गुणन होता है वह विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। कल आप लोगों ने इस विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक न्यूमेरिकल कर भी लिया था। आज इसके एक दो और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल में यहां पे लिखता हूं एग्जाम्पल, एक बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा ई वेक्टर में इस प्रकार रखा हुआ है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हैं। सिद्ध कीजिए कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ठीक है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, अच्छा न्यूमेरिकल है। एक बेलन है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, ठीक है ना। और वो इस तरीके से रखा हुआ है कि बेलन की जो अक्ष है ना वो विद्युत क्षेत्र के कैसी है बेटा, अनुदिश है। मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र है उसकी बेलन की अक्ष भी उधर की तरफ ही है। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है कि बेलन से पारित यानी कि बेलन से निकलने वाला यानी कि निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वह आपके पास में कैसा होगा बेटा, शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा। अब अपन इसका आंसर देते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। ई वेक्टर एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक बेलन को रख देते हैं। तो ये हमने एक बेलन रख दिया, ये बेलन हो जाएगा। और इस बेलन के अक्ष आप लोग जानते हो ये क्या होती है बेटा, इस बेलन के अक्ष है। तो जिधर विद्युत क्षेत्र है इस बेलन की अक्ष भी उसी दिशा में है, ठीक है ना। ये आपके पास में बेलन की अक्ष है, ये आपके पास में क्या हो जाएगी, अक्ष, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र भी इधर की दिशा में और बेलन को भी ऐसे ही रखना है। अब अपन क्या करते हैं कि इस बेलन के पृष्ठ के बारे में सोचते हैं। तो इस बेलन के तीन पृष्ठ है हमारे पास में। एक पृष्ठ तो ये रहा, ठीक है ना, ये वाला पृष्ठ। एक पृष्ठ इसका ये रहा, और एक पृष्ठ ये वाला रहा, ठीक है ना, मतलब इसका वक्र पृष्ठ। तो इस वाले पृष्ठ का नाम तो अपन ने S1 लिख दिया, इस वाले पृष्ठ का नाम अपन ने S2 लिख दिया, और यहाँ पे एक ये जो पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ, यहाँ पर एक अल्पांश, मतलब इस तरीके से ये पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है ना, ये पृष्ठ। तो इस वाले पृष्ठ का नाम दे दिया अपन ने S3, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए बेटा कि अगर आप S1 पृष्ठ, ये जो आप लोग पृष्ठ देख पा रहे हो, इस S1 पृष्ठ का
विद्युत क्षेत्र तो इधर की तरफ ही है, ये रहा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है, ई वेक्टर। अगर मैं इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखूं, इस वाले पृष्ठ का, ठीक है ना, इस वाले पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की तरफ यानी कि ए वेक्टर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा थीटा वह आपके पास में कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कहां पे, यहाँ पे S2 पृष्ठ पे। तो S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखोगे तो ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, यानी इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वह ए वेक्टर इधर की तरफ है। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना, ई वेक्टर तो इधर की तरफ है, मतलब विद्युत क्षेत्र तो इधर की तरफ है, और इसका इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए S2 पृष्ठ के लिए थीटा का जो मान होगा वह आपके पास में 180 डिग्री हो जाएगा। अब अपन S3 पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो S3 पृष्ठ है, S3 पृष्ठ का अगर आप लोग क्षेत्रफल सदिश देखोगे तो S3 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत बाहर की तरफ रहेगा, इस तरीके से, ठीक है ना, यह लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर यह आपके पास में ए वेक्टर हो जाएगा। और क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर की दिशा में, तो यहां पर जो कोण बनेगा थीटा वह आपके पास में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि ये जो S1 पृष्ठ है, इस S1 पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है वह आप लोग φ1 मान लो, ठीक है ना। S2 पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है वह आप लोग कितना मान लो, φ2 मान लो, और S3 जो पृष्ठ है इसका जो विद्युत फ्लक्स है वह आप लोग मान लो कितना, φ3। तो अपन अगर इस बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स देखें तो कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, इस φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, मतलब इन तीनों पृष्ठों का जो विद्युत फ्लक्स है इनको जोड़ दे अपन तो इस बेलन से पारित होने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है उसका मान मिल जाएगा अपने को। तो मतलब यहां पर अपन लिखेंगे बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स ही लिख दो, कुल फ्लक्स, यह आपके पास में अपन ऐसा लिख देते हैं फाई इक्वल टू φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3, ऐसा लिख सकते हैं भाई अपन इसको, φ3। अब आप लोग एक चीज जानते हो बेटा कि फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा, ये होता है फाई इक्वल टू। तो एक बात बताओ, ये जो φ1 है ना, φ1 किस कौन से वाले पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए, तो यहां पर अगर इस φ1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, फाई इक्वल टू φ1 की जगह पे लिखेंगे ई ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 डिग्री, ठीक है ना, S1 पृष्ठ के लिए, प्लस S2 पृष्ठ के लिए लिखेंगे ना तो यहां पर भी क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 180, तो यहां पर अपन लिख देंगे 180, फिर प्लस अगर φ3 के बारे में बात करेंगे, ये रहा φ3, तो ई ए कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये इस तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आया, ई ए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपके पास में cos 180 है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 को आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ई ए हो जाएगा। उसके बाद में ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पर 0 रखोगे ना तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब ये आपके पास में ई है, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फाई इक्वल टू कितना आ गया, 0, और ये आप लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से मतलब अपन एक बेलन लेते हैं और वो बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, और बेलन की जो अक्ष है ना वो विद्युत क्षेत्र के कैसे बड़ा अनुदिश है, तो हमें ये प्रूफ करके बताना था कि इस बेलन से निर्गत जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अपन ने निकाल के बता दिया आप लोगों को, ये जो बेलन था, बेलन का जो मैंने 3D डायग्राम में इसके पृष्ठ व क्षेत्रफल सदिश निकालना भी समझाया था आप लोगों को, 3D में अपन क्षेत्रफल सदिश किस तरीके से निकालते हैं। तो जब आप लोगों ने निकाला तो इसका जो विद्युत फ्लक्स आया वो कितना है, 0, तो और ये आपको प्रूव करना था। आप लोग इसका है ना
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से। ओके बेटा, अब आगे चलिए। अब टॉपिक आएगा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? देखो, सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। तो मतलब आवेश का जो वितरण है वह कैसा होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। यानी कि आप लोग कोई भी लंबाई वाला, ठीक है ना, कोई तार ले सकते हो, या आप लोग कोई क्षेत्रफल ले सकते हो, या फिर आप लोग कोई आयतन ले सकते हो, ठीक है ना। तो से लंबाई, क्षेत्रफल या फिर आयतन में अगर आप जो आवेश है, उस आवेश का जो वितरण है वह एक समान रूप से लगातार सतत रूप से बना रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई पृष्ठ ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे आपके पास में ये कोई पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ में अगर अपन आवेश रखते हैं, जैसे एक आवेश यहाँ पे, ये आवेश इस तरीके से, ये आवेश है, ठीक है ना। तो इन आवेशों के जो मध्य की दूरी है, यह वाली दूरी मतलब इक्वल रहेगी सबके बीच में। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये इधर होगा, ठीक है ना। जितना ये इधर है उतना ही इधर होगा, जितना ये है उतना ही ये रहेगा, जितना ये है उतना ही ये रहेगा। कुल मिला के आवेशों के जो मध्य की दूरी है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जो आवेश है वह एक समान रूप से कैसे हो रहे हैं? वितरित हो रहे हैं। मतलब आवेशों के मध्य की जो दूरी है वह एक समान है, सब आवेशों के मध्य की दूरी एक समान है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। यानी कि आप आवेश का वितरण इस प्रकार से करते हो कि आवेशों के मध्य की जो दूरी है वह सब जगह एक समान रहे, तो इसको अपन बोलते हैं सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण है ना, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। सतत आवेश वितरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला तो होता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण। उसके बाद में तीसरे नंबर का होता है आयतन आवेश वितरण। तो जो सतत आवेश वितरण होता है, मतलब आवेश को हम रैखिक रूप से किस प्रकार से वितरित करेंगे, आवेश को हम किसी पृष्ठ पर सतत रूप से किस प्रकार से वितरित करेंगे, आवेश को हम आयतन में किस प्रकार से सतत रूप से वितरित करेंगे। तो कुल मिला के सतत आवेश जो वितरण है वह मुख्यतः कितने प्रकार से अपन इसको पढ़ सकते हैं? 3 प्रकार से, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के बारे में बात करते हैं। अब इनको अपन एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन रेखीय आवेश वितरण के बारे में। तो यहां पर पहला आएगा अपने पास में रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। देखो, रेखीय नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि रेखीय का मतलब क्या होता है। रेखा का मतलब होता है एक रेखा में, ठीक है ना, लीनियर। जैसे आपके पास में ये कोई पेन है, ये पेन है, इस पेन पे अगर आप आवेश, जैसे यहाँ एक आवेश यहाँ पे रहा, 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 यहाँ पे रहा, ठीक है ना। इसकी ये जो पेन है ना, इस पेन की लंबाई में जो आवेश है वह एक समान रूप से कैसे हो रहे हैं? वितरित हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर अपन कोई तार ले लेते हैं, तो तार पे जैसे अपन उस तार के लंबाई के अनुदिश, ठीक है ना, आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसको अपन बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण, ठीक है ना। यानी कि ऐसे समझना
रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, जैसे हमने ये कोई वायर ले लिया, तार लिया, अब इस तार की लंबाई के अनुदिश, ये तार लिया, अब इस तार की लंबाई के अनुदिश यह आवेश का जो वितरण है इस तरीके से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रैखिक या फिर रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि तार की लंबाई के अनुदिश, ठीक है ना, या फिर आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो कि तार की लंबाई में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है, किसी भी तार की लंबाई में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है वह रैखिक आवेश वितरण होता है। ठीक है ना, अब यहां पर एक अपन बात करेंगे कि रैखिक आवेश ये वितरण का, तो इसकी डेफिनेशन तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें काम की बात यह है कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को अपन लैम्डा से लिखते हैं। ये काम की बात है बेटा, ध्यान रखना, उसकी इसी के अंदर है मतलब। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, सॉरी, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा। अपन क्या करते हैं बेटा कि जैसे कोई तार लिया है अपन ने, ठीक है, ये हमारे पास में कोई तार ले लिया, अब अपन क्या करते हैं कि इस तार की लंबाई, तो जैसे आप लोग है ना कैपिटल एल मान लो, सॉरी स्मॉल एल मान लिया। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि इस तार की एकांक लंबाई लेते हैं, तो ये मान लो बाय द वे अपन ने क्या, इस तार की एकांक लंबाई होगी, ठीक है ना। अब इस तार की एकांक लंबाई में जो आवेश है, उपस्थित आवेश की जो मात्रा है, ठीक है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यानी कि तार की एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है, ठीक है ना, तार की एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यानी कि तार की एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा ये क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। ठीक है बेटा, तो देखो अगर अपन बात करें इसका फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला जो बन के आएगा लैम्डा इक्वल टू, मतलब अपन क्या करते हैं कि तार के ऊपर आवेश की मात्रा तो कितने मान लेते हैं बेटा, कैपिटल क्यू मान लेते हैं। जैसे हमने ये तार लिया था, इस तार के, ये हमारे पास में एक तार है, इस तार के ऊपर ये जो आवेश उपस्थित है, ठीक है ना, इस आवेश, ये जितना भी कुल आवेश है उस आवेश को तो अपन कैपिटल क्यू मान लेते हैं, और इस तार की जो लंबाई है वह आपके पास में, ठीक है ना बेटा। तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे तो लैम्डा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एल हो जाएगा। यानी कि तार की लंबाई में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है, तार की लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है ना, वो आपके पास में रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होती है। ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरी बात एक चीज तो ये याद रखनी है आप लोगों को, दूसरी बात अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहोगे क्या हो जाएगा बेटा, कुल, ये आपके पास में क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कुलाम अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा बेटा, ये क्या है, लंबाई, लंबाई को अपन मीटर में मापते हैं तो ये मीटर, तो कुल मिला के आप लोग क्या लिख सकते हो, कुलाम मीटर इनवर्स लिख सकते हो। और अगर आप इसकी बीमा लिखना चाहोगे तो बीमा, कुलाम की बीमा क्या होती है बेटा, A1T1, ठीक है, और मीटर को आप किस में लिखते हो, L, लेंथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास में हो जाएगा M0, M तो है नहीं तो M0, L ऊपर जाएगा तो L-1, और यहाँ पे कितना है T1, और उसके बाद में कितना है बेटा, A1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी बीमा। दूसरी एक बात ये याद रखनी बेटा कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना, ये क्या होता है, अदिश राशि होती है। तो कुल मिला के रैखिक आवेश घनत्व वो क्या होता है बेटा कि मतलब तार की एकांक लंबाई में उपस्थित, तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की जो मात्रा है उसको अपन रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब ये रेखीय आवेश घनत्व है ना लैम्डा,
इसके कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसी के अंदर चल रहा है, ये पहले वाले के अंदर ही चल रहा है। रेखीय आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसी के अंदर है बेटा सेकेंड या थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्ब्डा के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, या विद्युत क्षेत्र का मान, एक ही बात है। तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण आप लोगों को क्या करना है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व काम में लेना है तो अपन पहले तो ये काम कर लेते हैं कि स्मॉल एल लंबाई का एक तार लिया, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, स्मॉल एल लंबाई का एक तार ले लिया और इस तार के ऊपर, इस तार की जो लंबाई है वो तो अपन स्मॉल एल ले लेते हैं। इस तार के ऊपर जो आवेश है उसका मान अपन कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। तार के ऊपर जो आवेश वितरित है इसका आवेश का मान अपन संपूर्ण आवेश कितना मान लेते हैं, कैपिटल क्यू मान लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो तार है ना, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। छोटा सा टुकड़ा का मतलब इसका एक अल्पांश लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, इस तार का एक अल्पांश ले लिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से अपन ने तार का एक अल्पांश ले लिया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपके पास में जो अल्पांश है, इस अल्पांश की जो लंबाई है, ठीक है ना, इस तार की कुल लंबाई तो कितने बेटा, स्मॉल एल। ये जो तार का अल्पांश लिया है, मतलब ये पूरा तार है ना, इस पूरे तार में से आप लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको अपन बोलते हैं अल्पांश। तो ये जो तार का अल्पांश है, इस अल्पांश की जो लंबाई है वह अपन ले लेते हैं DL, ठीक है ना। अल्पांश की लंबाई अपन ने कितनी ले ली बेटा, DL ले ली। उसके बाद में इस अल्पांश में उपस्थित जो आवेश है, इस पूरे तार में तो जो आवेश उपस्थित है उसका मान तो कितना है, कैपिटल क्यू। लेकिन इस अल्पांश में उपस्थित जो आवेश है ना, उस आवेश का मान अपन कितना मान लेते हैं, DQ मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करते हैं कि इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिया, P बिंदु, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है कि ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले तो अपन इस P बिंदु पर इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। फिर बाद में अपन क्या करेंगे कि ये जो संपूर्ण तार है, इस पूरे तार के कारण इसके ऊपर क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझना बेटा कि अल्पांश के कारण, या फिर यहां से अल्पांश के लिए लिख रहा हूं मैं, वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जो लैम्ब्डा होता है, ठीक है ना, लैम्ब्डा इक्वल टू कितना होता है, केवल अपन किसके लिए लिख रहे हैं, इस अल्पांश के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले अल्पांश के लिए। तो लैम्ब्डा इक्वल टू आप लोगों ने लिखा था Q/L, ठीक है ना। लैम्ब्डा इक्वल टू क्या लिखा था, Q/L लिखा था। लेकिन अपन अगर इस अल्पांश के लिए लिखेंगे घनत्व, तो इस अल्पांश के लिए घनत्व लिखेंगे ना, तो इस अल्पांश का जो मतलब आवेश है वो तो कितना है, DQ। तो यहाँ पर तो कितना लिख देंगे, DQ। अब इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, DL। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, ये DL। यानी कि अल्पांश के लिए अगर अपन घनत्व लिखे तो लैम्ब्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, DQ/DL हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से DQ की वैल्यू फाइंड करूँ बेटा, तो इस DL को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो देयर इंप्लाइज DQ इक्वल टू, ये DQ की वैल्यू, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि लैम्ब्डा DL हो जाएगा। इसको अपन डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए
ये तो आप लोगों ने केवल घनत्व लिखा है, ठीक है ना। घनत्व से आप लोगों ने इस अल्पांश का जो आवेश है वह आवेश की वैल्यू निकाल ली। आवेश अल्पांश पर जो आवेश है उसका मान कितना आया, लैम्डा डीएल आया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि अल्पांश के कारण अल्पांश डीएल के कारण अल्पांश डीएल के कारण बिंदु या पी पर तीव्रता, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने किसी भी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाली थी और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो अगर अपन इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर अगर तीव्रता निकालेंगे तो उस तीव्रता को भी अपन है ना अल्पांश की फॉर्म में मान लेते हैं, यानी कि DE मान लेते हैं। तो DE इक्वल टू कितना आएगा बेटा, के क्यू मतलब इस अल्पांश का जो आपके पास में आवेश है, अल्पांश के ऊपर आवेश कितना है, DQ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, DQ अपॉन इस अल्पांश से इस बिंदु P की जो दूरी है वह कितनी है, R। तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बात समझ में है ना। ये DE मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अपन जो विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र केवल इस अल्पांश की वजह से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पूरे के लिए निकालेंगे ना तो फिर कितना लिख देंगे, E लिख देंगे। तो ये भी आपके पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र ही है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र है ना अल्पांश है ना कम मात्रा में। अब अपन बात कर लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको डाल लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आप लोगों ने DQ की वैल्यू निकाली है, DQ इक्वल टू लैम्डा DL, यानी कि समीकरण 1 से DQ की वैल्यू निकाल के और आप लोगों को कहाँ पे पुटअप करनी है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करनी है। यानी कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू के, तो ऐसा कैसा आ जाएगा ये वाला DQ है ना, DQ की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा DL लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो आप लैम्डा DL अपॉन नीचे कितना चल रहा है, R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर लिख देते हैं, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो विद्युत क्षेत्र आया है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है DE इक्वल टू के लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन इस तार के कारण, ठीक है ना, यानी कि संपूर्ण तार की लंबाई के वजह से इस बिंदु P पर अगर तीव्रता निकालोगे तो कितनी आएगी, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि संपूर्ण तार के लिए, ठीक है ना, संपूर्ण तार के लिए लिखेंगे ना। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 3 है, इस समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि ये जो तार है ना, इस तार को छोटे छोटे अल्पांशों में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बना हुआ मान सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को, सब टुकड़ों को जोड़ेंगे ना, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, पूरी तार की लंबाई के मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जैसे अल्पांशों को जोड़ने के लिए समाकलन काम में लेते हैं। तो इसके लिए समाकलन करेंगे ना, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DE, यानी कि समाकलन का चिन्ह इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्डा DL बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था एक सूत्र, जो आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन DX का समाकलन करोगे तो क्या मिलता है बेटा, आपको X मिलता है, ठीक है ना। तो DE का समाकलन करेंगे ना, तो यहाँ से इसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, DE का समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू ये के लैम्डा अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपके पास में के लैम्डा अपॉन R स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा के लैम्डा अपॉन R स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा हुआ है, DL, तो ये आपके पास में जाओ बेटा DL। अब E इक्वल टू के लैम्डा अपॉन R स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी ऐसा है। अब DL का समाकलन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा बेटा, L आ जाएगा। तो ये जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस J के आवेश घनत्व के कारण बिंदु P पर तीव्रता का मान इतना हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
महेश, ओ महेश, अरे वो हिमांशु से बात हुई कि ना वही सारी? अच्छा जिंदू तो है ना वो? अरे जिंदू तो है ना? अच्छा अच्छा, चलो इसको उतारो बेटा। अच्छा, हाँ बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा, मैंने वो रिकॉर्डिंग बंद कर रखी है अभी। बोल दो किसी को कोई डाउट है। अच्छा, प्रियांशु कोई डाउट है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? लड़कियों में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? बोलो फटाफट से। हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा अच्छा, सब बस। अब अपन क्या करते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर आएगा बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व। अब आएगा बेटा अपने दूसरे नंबर का पृष्ठ आवेश घनत्व। इस पृष्ठ आवेश घनत्व को अपन सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा? तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है कि आपके पास में कोई भी पृष्ठ है, ठीक है ना, मतलब कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने ये कोई क्षेत्रफल ले लिया। अब इस क्षेत्रफल का एक मतलब ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल ले लो। जैसे ये क्षेत्रफल है ना, ये आपके पास में क्या बेटा एकांक है, ठीक है ना? तो इस एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है, ठीक है ना, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है वह आपके पास में पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है ना, यह आपके पास में क्या कहलाएगी बेटा? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगी। रेखीय आवेश घनत्व में आप लोगों ने एकांक लंबाई ली थी बेटा, ठीक है ना? रेखीय आवेश घनत्व में आप लोगों ने एकांक लंबाई ली थी। पृष्ठ आवेश घनत्व में आप लोगों को एकांक क्षेत्रफल लेना है। आयतन आवेश घनत्व में आप लोगों को एकांक आयतन लेना है। तो अपन क्या करते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या होता है कि आपके पास में ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, ये जो आप लोगों ने क्षेत्रफल लिया है इसका क्षेत्रफल आपके पास में कितना एकांक है। तो इस एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जितना भी आवेश है, इस आवेश की जो मात्रा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है बेटा? तो अगर अपन यहां से बात करें तो इसका पहले तो सूत्र लिखे ना पृष्ठ आवेश घनत्व का, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू, ठीक है ना, समझ रहा बेटा? सिग्मा इक्वल टू या आपके पास में क्यू अपॉन, ठीक है ना, वहां पर आप लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व में सूत्र लिखा था लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी कि एकांक लंबाई में, यानी कि लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। अब यहां पर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो क्षेत्रफल को तो अपन ये लिखते हैं ना
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ पर ए आपके पास में क्षेत्रफल है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की डेफिनेशन कैसे दोगे आप कि क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है ना। तो हमारे पास में सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। अब अगर आप इसका मात्रक लिखोगे ना बेटा, वही मात्रक कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आवेश है, आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलम, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लगा के कूलम इंटू मीटर माइनस 2। ठीक है। अब इसका अगर आप लोग है ना बीमा लिखोगे तो बीमा कितनी हो जाएगी, A1 T1, और इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, L2। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको आप लोग लिख सकते हो M0 L-2, नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसके बाद में T1 और A1, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में ये भी आपके पास में एक अदिश राशि होती है, सिग्मा अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है बेटा, इसको आप फटाफट छापो। अब अपन क्या करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण, हाँ बेटा, ओके ओके ओके, पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, पहले आप लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकाली, सेम उसी तरीके से आप लोगों को पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं बेटा इस तरीके से। ठीक है ना, ये पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल अपन ले लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है ना, और इस पृष्ठ में एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है ना, इस तरीके से एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस पृष्ठ में एक समान रूप से आवेश वितरित है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि ये जो पृष्ठ है आपके पास में, इस पृष्ठ में ये जो पृष्ठ लिया आप लोगों ने, इसका क्षेत्रफल तो कितना है, कैपिटल ए है। इस कैपिटल ए क्षेत्रफल में एक समान रूप से आवेश वितरित है। अब अपन क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल में से एक अल्पांश मान लेते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने क्या मान लिया, एक अल्पांश मान लिया इस तरीके से। तो इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल, वहां पर भी आप लोगों ने क्या किया था, तो पहले तो जो तार था उस तार की लंबाई कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल ली थी, फिर उस तार में से आप लोगों ने डीएल अल्पांश का लंबाई का, डीएल अल्पांश लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा माना था। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे कि ये जो आपके पास में अल्पांश माना है, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वह कितना मान लेते हैं अपन, डी ए मान लेते हैं। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि इस अल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ पर अपन कोई बिंदु मान लेते हैं पी। ठीक है ना, इस अल्पांश से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया आप लोगों ने पी। ठीक है। अब इस अल्पांश की वजह से इस बिंदु पी पर आप लोगों को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, फिर बाद में पूरे के लिए निकाल लेंगे। और इस अल्पांश में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है, वह आवेश की मात्रा अपन कितना मान लेते हैं, डी क्यू मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अभी जैसा थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी ए। ऐसा लिख दूं मैं,
अगर आप यहाँ से डी ए की वैल्यू निकालोगे, सॉरी डी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे ना तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल आप इन तीनों को अगर फॉलो करना बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं बेटा, इसलिए आप लोगों ना अगर आप लोगों को देखिए आगे इस गणित तो समझ में आ गया होगा तो ये वाली चीजें तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। ये अपन लिख सकते हैं, उसके बाद में अपन लिखेंगे कि डी ए अल्पांश के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, डी ई इक्वल टू, ठीक है ना, वही वापिस के इस अल्पांश के ऊपर जो आवेश है ना वो आवेश कितना है डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन इस अल्पांश से इस बिंदु की डिस्टेंस कितनी आर, तो ये आपके पास में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, वापिस से इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए, यहां से डी क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डी क्यू की वैल्यू है ना यहाँ से लिखोगे ना तो सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको डाल लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। ये जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण बिंदु पी पर है, लेकिन अगर आपको संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण इस बिंदु पी पर तीव्रता निकालनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, संपूर्ण के लिए ये जो समीकरण नंबर 3 आई है इसका समाकलन कर दें, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो इनको तो बाहर लिख देंगे, के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। अब डी का समाकलन करोगे तो कितना आएगा बेटा, ए इक्वल टू के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये आपके पास में एक ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, उस पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण बिंदु पी पर क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो कुल मिलाके जो आप लोगों ने रैखिक आवेश घनत्व पढ़ा था, रैखिक आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व में, इसमें केवल रैखिक आवेश घनत्व में तो आप लोगों को लेंथ लेनी है और पृष्ठ आवेश घनत्व में आप लोगों को क्षेत्रफल लेना है, बस इतना सा की अंतर है, बाकी का सेम टू सेम बेसिक डेफिनेशन सब कुछ काम वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। नोट करो बेटा, इसको किया बेटा, हाँ कोई डाउट है क्या बेटा, बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब आप है ना, आपको मैं एक काम दे रहा हूं बेटा, काम आपको क्या करना है कि तीसरे नंबर का था ना बेटा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व निकाल के लाना, मतलब निकाल के रफ रजिस्टर में निकाल के और उसका फोटो खींच के मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे, मैं चेक करूंगा देखिए आप लोगों को कितना निकालना है कितना निकालना नहीं है। आपको वहां पर कुछ नहीं करना बेटा, जो आयतन आवेश घनत्व है ना उसको एक तो आप लोग है ना आयतन आवेश घनत्व को आप लोग है ना रो से व्यक्त करोगे, किससे व्यक्त करोगे बेटा, रो से, ठीक है ना। और वहां पर आप लोगों को क्या लेना बेटा, लिखना कैसे, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि आयतन में, किसी आयतन में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप इसको अपन रो से व्यक्त करेंगे, रो इक्वल टू होगा बेटा क्यू अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, वी आ जाएगा, वी का मतलब आयतन। तो क्या आप लोग निकाल सकते हो बेटा इसकी बीमा मात्रा के, उसके बाद में ये अधिक राशि होती है, फिर यहाँ पर आप लोगों को एक मतलब आयतन आवेश घनत्व के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कर सकते हो बेटा, इसको कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। ठीक है बालकों, और किसी को कुछ पूछना है बेटा मुझसे, मुस्कान,
अच्छा अच्छा। रविनाथ, प्रियंका तुम टेस्ट देने कब आओगे रे? ऐसा करना तुम, जो यूनिट फर्स्ट है ना बेटा, यूनिट फर्स्ट को पढ़ना और मंगलवार के दिन आ जाना। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट को पढ़ना और मंगलवार के दिन मतलब आप 9 बजे आ जाना बेटा, 9 क्या 8 बजे आ जाना आप तो। ठीक है ना? ठीक है ना रवीना? ओके बेटा, किसी को कुछ पूछना है बेटा मुझसे? क्या जानी क्या बोल रहा है बेटा? अरे यार, आवाज ही तेरी कट कट के आ रही है, बोल। जानी क्या बोल रहा है? आयतन आवेश घनत्व क्यों अपॉन भी? प्रियांशु करेगा ना बेटा इसको? प्रियांशु बेटा, मेरी आवाज गीतांश करेगा नहीं करेगा बेटा इसको? इसको कर लोगे ना आयतन आवेश घनत्व वाले को? अच्छा करके देखना, फिर है ना। हाँ फिर आप है ना मुझे फोटो खींच के मुझे सेंड करना। कर लेगा ना पवन बेटा? ओके बेटा ओके, ठीक है, चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं फिर। ओके बेटा। ठीक है बेटा।